सुनी अरज मान जाई हमारे पिया बहरी न जाई। सुनली अरज मान जाई हमार पिया बहरी न जाई। सुनली अरज मान जाई पिया बहरी न जाई। हमार पिया अरे बहरी न जाई, पिया बहरी न जाई। जो आपके विरोध में खड़े थे और एक दूसरे से छटके हुए थे वो सब एक साथ आ गए हैं। निश्चित रूप से नीतीश कुमार के लिए कठिन समय चल रहा है, राजनीतिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, प्रशासनिक रूप से भी, सभी तरह से नीतीश कुमार फेल्युअर नजर आ रहे हैं। कोरोना संकट के बीच जिंदगियां धुंधली हो गई हैं, लेकिन बिहार की राजनीतिक तस्वीरें बिल्कुल साफ हो गई। जहां सत्ता पक्ष की फजीहत हो रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष को मुद्दा भुनाने का मौका मिल गया है और विपक्ष ने भी नहले पर दहला मार दिया। क्या दोष था उन बिहारियों का जो कमाने गए थे? नीतीश जी, आपको तो इस बात के लिए उन लोगों का शुक्रिया करना चाहिए था कि 15 साल में आपने जो अपना स्मारक खड़ा किया है बेरोजगारी का, रोजगार नहीं देने का, उस स्मारक को ठप्पा लगाने के लिए, उस पर पर्दा डालने के लिए ये लोग अलग अलग राज्यों से कमा करके और आपके खजाने को भरते हैं। नमस्कार, मैं हूं ऋचा शर्मा और आप देख रहे हैं भारत लाइव। कोरोना संकट के बीच जिंदगियां धुंधली हो गई हैं, लेकिन बिहार की राजनीतिक तस्वीरें बिल्कुल साफ हो गई है। जहां सत्ता पक्ष की फजीहत हो रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष को मुद्दा भुनाने का मौका मिल गया है और विपक्ष ने भी नहले पर दहला मार दिया है। जिस तरह से विपक्ष लगातार एक्टिव है, सीएम नीतीश से सवाल दाग रहा है, कहीं ना कहीं नीतीश के खेमे में हलचल दिख रही है। अब हम ये क्यों कह रहे हैं, जानकारी लेंगे बाबा से। बाबा, जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं, हालात जिस तरह से बन रहे हैं, राजनीतिक हालात की अगर बात की जाए तो विपक्ष ने जिस तरह से नहले पे दहला मारा है, सवाल दागा है सरकार पर, अब नीतीश के खेमे में हलचल भी शुरू हो गई है। किस तरह की हलचल है ये? ऋचा, हम लोगों ने जो ये बहस जरूरी है शुरू किया है, इसका उद्देश्य ही यही है। कोरोना संकट के बीच में हम लोगों ने अपने कई नियमित शोज को बंद कर दिया है। हम सिर्फ कोरोना 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 कर रहे हैं, लेकिन आप बिहार में रह रहे हैं, इस बात का एहसास तब होने लगता है जब किसी भी परिस्थिति को, चाहे जितनी भी विकट परिस्थिति हो, उसमें राजनीति इन कर जाती है। बिल्कुल वैसा ही हुआ है। पूरी दुनिया सारी राजनीति को छोड़ करके, हालांकि बिहार ने भी शुरुआत कर दिया था, बिहार भी पूरी तरह से राजनीति छोड़ करके और एक दूसरे के हेल्प में लगा हुआ था। विपक्ष ने कहा था कि हम सत्ता के हेल्प में पूरी तरह से अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है, लेकिन राजनीति है और इसीलिए हमने ये एपिसोड शुरू किया, बहस जरूरी है। अब इसमें सबसे बड़ी बात जो हो गई है वो ये हो गई है कि नीतीश कुमार पर प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार किस बात का इंतजार कर रहे हैं, कौन से नियम का इंतजार कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के कितने बड़े वो अनुयायी हो गए हैं कि उनके 1 इंच भी दाएं और बाएं जाना नहीं चाहते हैं, जबकि प्राण से बड़ा कोई नियम नहीं हो सकता है। हमारे संविधान में भी लिखा है कि व्यक्ति के जान से ज्यादा कोई बड़ा कानून नहीं हो सकता है। 1000 दोषी बरी हो जाएं, एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। क्या दोष था उन बिहारियों का जो कमाने गए थे? नीतीश जी, आपको तो इस बात के लिए उन लोगों का शुक्रिया करना चाहिए था कि 15 साल में आपने जो अपना स्मारक खड़ा किया है बेरोजगारी का, रोजगार नहीं देने का, उस स्मारक को ठप्पा लगाने के लिए, उस पर पर्दा डालने के लिए ये लोग अलग अलग राज्यों से कमा करके और आपके खजाने को भरते हैं। ये क्या यही दोस्त था? आपको चाहिए था कि उन लोगों के लिए विशेष सोचें। यहां जान बचाने की बात थी। कोरोना से जान बचाने के लिए अगर प्रधानमंत्री ने यह कह दिया कि घर में से किसी को नहीं निकलना है, कोई रोड पर ना निकले, यही बात ना उन्होंने कहा था, पोस्टर दिखलाया था। नीतीश जी, आप ये कह सकते थे कि कोई बिहार से बाहर न रहे, आप एक पोस्टर दिखा देते, सब लोगों को बुला देते। आपने तो वो किया नहीं और आपकी कमियों का नतीजा अब ये हो रहा है कि लोग छुप छुपा करके आए। बहुत बड़ी संकट की बात मैं बता रहा हूँ। लोग छुप छुपा करके आए। अब आप जब जांच करने जा रहे हैं तो वहाँ कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं और वो कई लोगों को संक्रमित कर दे रहे हैं। अगर ये काम आपने कर दिया होता
कि भैया 24 तारीख को लॉकडाउन शुरू हो रहा है, रात में घोषणा हो गई है 26 तारीख तक जितने भी लोग हैं 2 दिनों के अंदर में वापस आ जाएं और सारे लोगों को क्वारंटाइन कर देते। आंकड़ा आपके पास था ही, हमारे पास तो कोई आंकड़ा नहीं है। हम जब भी आंकड़ा खोजने निकलते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता है कि वास्तविक आंकड़ा क्या है, बिहार के लोग बाहर कितने हैं। लेकिन सरकार के पास यह आंकड़ा है। इसमें से बहुत सारे आंकड़े नीतीश जी अभी नहीं आपके पास आए होंगे, इसलिए कि बहुत लोगों को ये पता नहीं कि फॉर्म कैसे भरा जाता है। सोशल मीडिया बहुत लोग नहीं चलाते हैं। बहुत लोगों ने तो हमें ये बताया कि हमें तो अपना नंबर भी याद नहीं है। जब नंबर हम लिखाने लगते हैं किसी का, तो नंबर लिखवाने में जितना समय हमको लगता है उतने में 4 लोगों से हम बात कर लेंगे। बिल्कुल। और बाबा, जिस तरह से मजदूर की अगर बात हम कर रहे हैं तो हमें वो चीज भी याद है कि दिल्ली से जब कोई बेगूसराय का शख्स वापस आता है, उस दरमियान उसकी मौत हो जाती है, भूखमरी से अगर कह ले तो उसकी मौत हो जाती है। ये सवाल जब मैंने सत्ता पक्ष में बैठे जो अपने आप को सत्ताधारी नेता कहते हैं और जो हमेशा हर मुद्दे पर एक्टिव होकर बोलते भी हैं क्योंकि उनका काम है बोलना, जब बीजेपी वालों से मैंने ये बात की, उनसे ये सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि ये जांच का विषय है, उन्होंने गलत किया है। यानी कि आप कोई आदमी आपके इलाके का हो, दम भी तोड़ दे तो सत्ता पक्ष यही बोलेंगे कि जांच का मसला है और उन्होंने गलत किया है, लॉकडाउन का उल्लंघन किया है। लेकिन अगर दूसरी तरफ पासेस को लेकर देखें, दोनों सवाल मैंने उनसे किया था बाबा। पासेस वाली बात ये कि वीआईपी ट्रीटमेंट किया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि परिवार वालों की चिंता होती है, हर लोगों को बेटी का मामला है, बेटी बीमार है, इसलिए तो पासेस के लिए परिवार वालों का मसला है। और जब हमारे मजदूर बाहर से वापस आते हैं, इस दरमियान उनकी मौत हो जाती है, तो थोड़ा भी शोक वाली फीलिंग नहीं, थोड़ा भी ये अंदर से आपकी इंसानियत भी तो होनी चाहिए कि बहुत बुरा हुआ है। वो कहते हैं कि जांच का विषय है और ऐसा नहीं करना चाहिए। ये चीजें मेरे लिए बहुत शॉकिंग है बाबा। सत्ताधारी दल के नेता हैं, वो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी मान ले उनको, बीजेपी वाले अगर इस तरह बोलेंगे तो उन मजदूरों का क्या जो दम है वो टूटेगा नहीं, हिम्मत टूटेगा नहीं। ऋचा, लगातार जो तुम बातें कह रही हो उन बातों को संवेदना कहते हैं और शायद यही हमारे सरकार की संवेदनाएं जो हैं वो समाप्त हो गई हैं। कहा जाता है कि डॉक्टर यदि किसी से प्रेम करने लगे तो उसका इलाज नहीं कर पाता है। शायद नीतीश कुमार जी को वो याद आ गया होगा कि वो अपने आप को सोशल इंजीनियर कहते हैं और सोशल इंजीनियरिंग तभी कर सकते हैं जब उनकी संवेदनाहीनता होने में हो। लेकिन खैर, जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं उन बातों में कौन नहीं है? जो आपके साथ हैं वो आपके साथ नहीं हैं, जो आपके विरोध में खड़े थे और एक दूसरे से छटके हुए थे वो सब एक साथ आ गए हैं। निश्चित रूप से नीतीश कुमार के लिए कठिन समय चल रहा है, राजनीतिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, प्रशासनिक रूप से भी, सभी तरह से नीतीश कुमार फेल्यूर नजर आ रहे हैं। एक तो फेल्यूर उनका सबसे पहला ये हो गया कि विभाग उनके पास नहीं है। जो विभाग इस समय सबसे ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए उनमें से एक आपदा विभाग उनके पास है, जिसके लिए जो कुछ भी कर रहे हैं आंकड़ों के हिसाब से जितने लोगों को बता रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास जो आंकड़े हैं वो आंकड़े संतुष्टि नहीं दिला रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि सरकार नहीं कर रही है, लेकिन अब यहाँ स्थिति जो है कि आखिर ये सारे लोग एक जगह क्यों आए, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं बिहार है और बिहारी हैं। आप उठा करके देख लीजिए कि आप बात कर रहे हैं बिहारियों को नहीं लाने की, आपको लग रहा है कि संक्रमण और बढ़ जाएगा, तो संक्रमण कम कहाँ हो रहा है? कम तो हो नहीं रहा है, नहीं। रोज आपके यहाँ लोग बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, अंकुश जरूर है, भारत में संक्रमण कम है तो उसी में आप भी हैं, आप कहीं अलग तो है नहीं। मदन मोहन झा ने अगर कहा कि अहंकार त्याग करके विपक्ष की बात मान लीजिए, तो क्या गलत कहा? अगर तेजस्वी यादव कहते हैं कि आप में कमी आ गई है, आप किससे गाइड हो रहे हैं, किसका इंतजार कर रहे हैं? आप इतने बड़े भक्त कब से हो गए जब 2013 में जिस व्यक्ति को लेकर के आपने कहा था कि इसके चलते पूरा देश बर्बाद हो जाएगा, देश में एक अलग तरह के अराजक माहौल हो जाएंगे। इसके अलावे आप सुशील मोदी की बात करते हैं, उस सुशील मोदी का जो सुशील मोदी कहते हैं कि नहीं बुलाना है तो खुश हो जाते हैं। नीतीश कुमार जी जब उस पर बयान देते हैं कि नहीं हम नहीं बुला सकते हैं, लॉकडाउन का पालन करेंगे तो खुश हो जाते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के जब मुख्यमंत्री बुलाते हैं तो फिर खुश हो जाते हैं। तो भाई ये किस तरह की दोरंगी नीति है, किस तरह की दोहरी नीति है? नीतीश जी आपको समझना चाहिए था। अब हम बात प्रशांत किशोर की करें। प्रशांत किशोर आपके सबसे करीबी रहे हैं, कभी आप उनको अपने दाहिने बैठा करके और पूरा इतिहास भूगोल पढ़ाते थे और सभी लोगों को आपने दरकिनार कर दिया था। आज वही प्रशांत किशोर अगर ये कह रहे हैं कि 1000 रुपया देने की घोषणा करके आप अपने पूरी जिम्मेवारियों से बरी हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से ऋचा ये चिंताजनक बात है। और इस पर यदि कोई प्रश्न खड़ा करता है, अजय आलोक कहते हैं, सीधे तौर पे उनका कहना है कि पॉवर्टी इज स्टेट ऑफ माइंड,
ये क्या मतलब है भाई? वो एक व्यवसायी हैं, आज वो व्यवसायी हैं तभी तो पैसा कमाया है, तभी तो लोगों की सेवा कर रहे हैं, लोगों को राहत पहुंचा रहे हैं। आप क्या चाहते हैं, आप क्या कर रहे हैं? आपने तो अपने पब्लिक डोमेन में नहीं बताया। आपको बताना चाहिए था अजय आलोक जी कि आप कितना डोनेट किए हैं, आप क्या दान कर रहे हैं, आप कितने शेल्टर होम चला रहे हैं, आप कितने तरह के लोगों की मदद कर रहे हैं, आप अपने घर के बाहर कितने लोगों को मदद पहुंचाए, ये बातें आपको बतानी चाहिए थी। हम भी लगातार आपसे प्रयास कर रहे हैं। अगर विपक्ष सवाल कर रहा है तो जवाब पलटवार के तौर पर नहीं होना चाहिए। जवाब ये नहीं होना चाहिए कि कोई विपक्ष आपसे पूछ रहा है कि 1000 रुपए काफी है क्या, तो सवाल का जवाब उनके तरफ से आता है कि आप तो खुद करोड़पति हैं, आपको इसका अंदाजा। तो ये चीजें अभी राजनीति का मुद्दा तो नहीं था। अगर विपक्ष सवाल भी आपसे करता है तो जवाब आंकड़ों से देंगे ना आप। ऋचा, हम लगातार बाहर निकल करके बोल रहे हैं, लाइव के माध्यम से भी, अन्य माध्यम से भी हम लगातार बोल रहे हैं कि आप बाहर निकल करके आइए, हमें भी बताइए ना। हम ऐसा कोई काम तो नहीं कर रहे हैं जिससे आपकी बदनामी हो जाए। जो आप कर रहे हैं उसको दिखा रहे हैं। यदि आपने अच्छा किया है तो आप हमारे नंबर आरजेडी ने भी एक ट्वीट किया था, 4 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग, यानी बिहार में 1/3 आबादी की स्क्रीनिंग। ये दावा किया जा रहा है कि बिहार में 4 करोड़ लोगों की डोर टू डोर स्क्रीनिंग हो गई है। किस तरह की स्क्रीनिंग? उस स्क्रीनिंग का तो हम पूरी तरह से पुरजोर विरोध करते हैं। ये स्क्रीनिंग नहीं है, ये एक खाना पूर्ति है जिसका कोई मतलब नहीं है। आप के पास कोई भी इक्विपमेंट नहीं है, इसका हम अब चर्चा करना भी नहीं चाहते हैं, चूंकि सरकार का काम है। आप सरकार को जो करना है करें, जैसे लोगों को संतुष्ट होना है या आंख मूंद करके अगर रात होने का एहसास करना है तो कर ले, हमको कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद निखिल मंडल कहते हैं किसी के व्यक्तिगत जीवन पर, व्यक्तिगत काम धंधे पर उंगली उठाने का किसी को क्या अधिकार है? आप कौन सा धंधा करते हैं, कोई आपको पूछने जाता है? नहीं पूछता है। राजनीतिक दलाली आपने कहा, यह तो अच्छी बात नहीं ना है, आपको नहीं कहना चाहिए था। आपकी दूरियां हो सकती हैं, लेकिन व्यक्तिगत उनका क्या काम है उससे आपको क्या लेना देना है? आप राजनीतिक रूप से उन पर आरोप प्रत्यारोप कीजिए, लेकिन इसमें सबसे बड़ा कंट्राडिक्शन यहां पैदा होता है कि ये लोग कुछ और बोल रहे हैं और अशोक चौधरी उसके जस्ट उल्टा बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं, जो सबसे ज्यादा नीतीश कुमार के करीबी हैं, वो कह रहे हैं कि हम तक अभी तक केंद्र सरकार की मदद जो चाहिए थी वो नहीं मिल रही है। अब इसमें आप समझिए कि कहाँ स्थितियां हैं। तो विपक्ष यदि नीतीश कुमार को घेर रहा है तो इसमें गलत कहाँ घेर रहा है? हम तो इसीलिए कह रहे हैं ना कि बहस जरूरी है। माधव आनंद ने कहा कि आखिर नीतीश कुमार जी आप किस बात की चिंता कर रहे हैं? आपके पास समस्याओं का अंबार है। आप सिर्फ ये मत समझ लीजिए कि आपने कह दिया कि लोगों को लॉकडाउन में बाहर रख दीजिए तो आप बच जाइएगा, ये नहीं हो सकता है। इसके बाद समस्याओं पर समस्याएं आने शुरू हो जाएंगी। और चूंकि माधव आनंद एक युवा अर्थशास्त्री हैं, आधुनिक युग को बेहतर ढंग से समझते हैं, कई विभागों को देखने का, काम करने का उन्हें अवसर मिला है, ऐसी स्थिति में माधव आनंद की बातों पर आपको गौर करना होगा। बिल्कुल इसलिए करना होगा कि युवा पीढ़ी जो भी कह रही है, चाहे हम ये नहीं कह रहे हैं कि अजय आलोक जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, निखिल मंडल जो कह रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। एक प्रवक्ता के नाते या पार्टी मैन के नाते उनका ये फर्ज बनता है। बाबा कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए आंगन पुटी छावनी। तो जब आपसे कोई सवाल कर रहा है, इसका मतलब नहीं है कि विपक्ष अभी राजनीति का मुद्दा है। कोरोना संकट से सब जूझ रहे हैं, सब जानते हैं। विपक्ष कई ऐसे मुद्दे हैं जब नीतीश सरकार के साथ खड़ा रहा है कोरोना संकट के बीच, तो उसे समझने की जरूरत है। सत्ता पक्ष वालों के लिए मैं ये बात कह रही हूँ कि आप समझते हैं ना कि वो क्वेश्चन क्या है, क्योंकि वो जनता की बातें थी। बाबा, अगर विपक्ष कहता है कि सीएम नीतीश हमारे मुखिया हैं, पीएम तो नहीं है, पीएम मोदी तो नहीं है, तो फिर सवाल हम सीएम से करेंगे। फिर सीएम को पीएम पर आश्रित क्यों होना चाहिए? इसमें गलत क्या है बाबा? आप जिस तरह का हमारे संविधान की बनावट है, संघीय ढांचा की बनावट है, उसमें बहुत सारी चीजें जो हैं स्वायत्ता प्राप्त है राज्यों को, अपने लोगों को बचाने की स्वायत्ता। यदि आपके घर में कोई चोर आ जाए और आपको पिस्तौल भिड़ा दे, कहे कि हम मार देंगे तो सारा सामान आप दे दीजिए, तो आपके पास दो ही ऑप्शन रहता है, या तो अपने घर के लोगों को बचाने के लिए सारा सामान दे दीजिए, या फिर पुलिस को फोन कीजिए, तब तक आपका जान मार देगा। तो आप कीजिएगा क्या? तो निश्चित रूप से आप सामान दे दीजिएगा, अपना जान तो बचाइएगा। अब तब अगर पुलिस आकर कहे कि आपने हमको क्यों सूचना नहीं दी, तो ये किस तरह का तर्क है साहब? बिल्कुल, आप समस्याओं को सिर्फ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, ठेलने की कोशिश कर रहे हैं, उसे दूर नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप, ठीक है, एक अच्छे शासक के रूप में, एक अच्छे अनुयायी के रूप में आप प्रधानमंत्री जी की बात मानते हैं, भाजपा वालों से ज़्यादा आप मानना शुरू कर दिए, उनको सब कुछ मान लीजिएगा। हो सकता है आपसे गलती 2013 में हो गई हो, उसका पश्चाताप भी आप करना हो, आपको सब बातें मान लेते हैं। लेकिन इन सब के बीच
कोई नरेंद्र मोदी आपको सत्ता में नहीं बैठाएंगे, कोई सुशील मोदी आपको सत्ता में नहीं बैठाएंगे। आपको जब भी सत्ता में बैठाएगी तो बिहार की जनता बैठाएगी। बिहार की जनता ने आपको सत्ता में बैठाया था 2015 में भी और 2005 में भी, लेकिन दोनों में अंतर था। 2005 में आपको बैठाया था तब जब भाजपा के साथ थे आप, 2015 में आपको बैठाया था जब लालू जी और कांग्रेस के साथ थे आप। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि दोनों परिस्थितियों में आपने भाजपा को आपने हराया था तब 2015 में, लेकिन आज आप भाजपा के साथ हैं। तो जब अगर जनता आपको वोट नहीं देती, सत्ता पर नहीं बैठाती, तो आप कैसे आज भाजपा को सत्ता हस्तांतरित कर देते? पप्पू यादव ने एक बहुत अच्छी बात कही है, और पप्पू यादव ने एक बात, इसलिए मैं पप्पू यादव की बात को अच्छी कह रहा हूं कि उन्होंने सीधे तौर पे बिना लाव लपेट के कहा है कि जो छात्र बाहर में हैं वो किसी के बेटा हैं, किसी के भाई हैं, किसी के कुछ लगते जरूर हैं। अगर आपके कुछ नहीं लगते हैं तो आप शासक नहीं हैं, आपको गद्दी पर बैठने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके जैसे लोगों को हम गद्दी से हटाने का पूरी तरह से पुरजोर प्रयास करेंगे। और यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि जो लोग उन बच्चों को लाने के लिए विरोध कर रहे थे, अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे, आपने उन्हें जेल में डाल दिया। पीयू के अध्यक्ष मनीष को और प्रदेश अध्यक्ष जो उनके हैं विशाल, दोनों की गिरफ्तारी हुई है। इसको लेकर के भी वो काफी गुस्से में है। उन्होंने कहा है कि हृदयहीन सरकार है, इस बात को कोट कीजिएगा कि हृदयहीन सरकार है, संवेदना विहीन सरकार हम बार बार कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो बातें सामने जरूर आती हैं। अब एक दौर आ गया है नीतीश कुमार के लिए कि नीतीश कुमार के लोग ही, मैं बार बार कहता हूं कि नीतीश कुमार का विकल्प नीतीश कुमार ही हो सकते हैं, नीतीश कुमार का तोड़ नीतीश कुमार ही हो सकते हैं। लेकिन जो परिस्थितियां नीतीश कुमार ने अपने लिए पैदा कर ली हैं, वो परिस्थितियां कहीं ना कहीं एक बात की तरफ इशारा जरूर कर रही हैं कि अभी वो एकदम बिल्कुल अलग थलग हैं। और यही चिंता कहीं ना कहीं अशोक चौधरी की है। अशोक चौधरी निश्चित रूप से नीतीश कुमार के बड़े शुभचिंतक हैं, और यही कारण है जो अभी आपने बताया ऋचा कि निंदक नहीं राखिए। अगर अशोक चौधरी ने यह सवाल खड़ा किया है तो अशोक चौधरी का बात निश्चित रूप से नीतीश कुमार को सुनना चाहिए, उन्हें बाहर आना चाहिए और आकर के स्थितियों को पूरी तरह से स्पष्ट करना चाहिए। सत्ता रहे चाहे नहीं रहे, अगर बिहार रह जाएगा तो आप सत्ता दोबारा प्राप्त कर लीजिएगा। लेकिन नीतीश के लिए भी बाबा अभी चांस था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो खुल नहीं पा रहे थे, उनकी चुप्पी नहीं टूट रही थी। लेकिन जब से अशोक चौधरी ने कहा है, कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट मिल गया था, और अभी उनके पास चांस था कि खुलकर प्रखरता से बोलना था उन्हें। तो ये मौका है उनके पास जब वो आवाज उठा सकते हैं, क्योंकि उनका नब्ज बिहारी अच्छे से जानता है। हमारे पिता है तो हर एक बिहारी जानता है कि उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। भले वो ना बोले, भले उनकी चुप्पी दिख रही हो, लेकिन जनता ये समझ पा रही है, हम भी ये समझ पा रहे हैं कि आखिर वो चुप क्यों है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब आप किसी के लिए चुप हैं, आपके माइंड में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं। ऐसे वक्त में कई लोग कयास भी लगा लेते हैं, कुछ गलत भी न्यूज आता है, अफवाह भी आते हैं। बिल्कुल। तो आपको खुल के बोलना चाहिए, स्पष्टीकरण होना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए किसी भी सरकार में। ऋचा, निश्चित रूप से जवाबदेही नीतीश कुमार की ज्यादा बनती है, सबसे ज्यादा बनती है और एकमात्र बनती है। बिल्कुल। और किसी की जवाबदेही नहीं है। आप घर के मुखिया हैं, आपका फर्ज बनता है कि घर के लोग कैसे सुरक्षित रहें, इसका तो आपने इंतजाम कर लिया। लेकिन सुरक्षित रहें तो जब तक भोजन उनके पेट में नहीं जाएगा, उनके आत्मा में संतुष्टि नहीं होगी, तो बीमार तो ऑटोमेटिक हो जाएंगे वो। और इस बीमारी का कोई इलाज नहीं। कोरोना का इलाज तो आप अलग रह करके कर सकते हैं, अपने आप को आइसोलेट कर सकते हैं, लेकिन भूख की जब आग जलती है ना तो सारे कोरोना को हरा देती है। और शायद इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो हालिया जो स्थिति है बिहार की, राजनीतिक जिस तरह पे करवट ले ली है, एक तरफ सीएम नीतीश का खेमा है और दूसरी तरफ विपक्ष जो अभी एकजुट है, कहीं ना कहीं विपक्ष अभी सीएम नीतीश के ऊपर चढ़ा हुआ है। ये चढ़ाव क्यों है, हमने ये आपको लगातार बताई है और आगे भी हम बता ही रहे हैं कि आखिर क्यों इस मुद्दे पर विपक्ष स्ट्रांगली अपनी बात रख रहा है। शायद कहीं इसके पीछे की वजह सीएम नीतीश की चुप्पी तो नहीं है। बहरहाल आप इस मुद्दे पर क्या कुछ समझते हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारा ये शो लगातार जारी रहेगा हर चीजों पर, हर सरोकार वाली बात पर, जिससे आपका सीधा संबंध होगा, हम उस पर
हर पहलू पर जानते हुए बहस जरूर करेंगे, इसलिए तो हम कह रहे हैं कि बहस जरूरी है। नमस्कार।